बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ चिक। डेवलपमेंट बेसिकली क्या है? डेवलपमेंट एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है इरिवर्सिबल स्टेप्स का। ये क्या है? इरिवर्सिबल स्टेप्स का एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है जो कि हर आने वाले स्टेप के लिए जो है ना नेसेसरी कंडीशंस प्रोवाइड करता है। क्लियर है? सारे के सारे जानदार जो है ना वो रिलेटेड होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं जो कि वेरियस फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट में मौजूद होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ चिक चिक चूजे को कहते हैं। तो हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं चूजे में किस तरह से डेवलपमेंट होती है। सबसे पहला जो डेवलपमेंट ऑफ चिक है ना वो बेसिक स्कीम है डेवलपमेंट है। इसको हम लोग आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ताकि क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सके किस तरह से ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन होती है और किस तरह से जो है ना बॉडी फॉर्मेशन का फंडामेंटल प्रोसेस जो है ना वजूद में आता है। तो ये तकरीबन सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में ना कॉमन होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज द फर्टिलाइजेशन एंड इंक्यूबेशन। क्या है ये? फर्टिलाइजेशन एंड इंक्यूबेशन। फर्टिलाइजेशन में वही सिंपल के स्पर्म ने एग के साथ मिलना है तो जाइगोट की फॉर्मेशन कर देनी है। चेक एग जिसको हम लोग योग का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? चिक एग को नाम देते हैं योग का। इसके इर्द गिर्द जो है ना मुख्तलिफ तरह के जो है ना वो एसेसरी कवरिंग मौजूद होती है। वो ये सारी की सारी जो एसेसरी कवरिंग है ना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से जो है ना वो सीक्रेट होती हैं, खारिज होती हैं। क्लियर है? अब फर्टिलाइजेशन इनमें क्या होती है? इंटरनल होती है। फर्टिलाइजेशन इनमें क्या होती है जी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन ये आम तौर पर ओवियम में नॉर्मली टेक प्लेस जस्ट एज ओवियम इज एंटरिंग द ओविडक्ट। जैसे ही ओवियम जो है ओविडक्ट में एंटर होता है तो उस वक्त जो है वो फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इंटरनल होती है। नॉर्मली टेक प्लेस ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? इट प्रेजेंट इन द ओविडक्ट। ओविडक्ट एज जस्ट ओवियम इज एंटरिंग, ओवियम इज एंटरिंग द ओविडक्ट। अब शेल ने क्या करना है? सीक्रेट होना है एज अ एग। जैसे ही एग जो है वो पास होता है शेल ग्लैंड से यानी कि यूट्रस से, तो शेल ने क्या होना है? एग ने क्या होना है? सीक्रेट होना है। एग ने क्या होना है? खारिज होना है। अब उस वक्त तक अंडे से बच्चा नहीं निकलेगा जब तक उसको वो टेम्परेचर ना प्रोवाइड किया जाए जब जो कि मदर का टेम्परेचर है। अगर हम लोग ये जो रवायती तरीके ना उसमें क्या करते हैं कि अंडे के ऊपर जो है ना वो मुर्गी किस दिनों तक बैठ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग मज़ीद अब जो फार्मिंग सिस्टम है तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कसरत से जो अंडे हैं ना वो इस वजह से ही हमें अवेलेबल हैं क्योंकि इंक्यूबेशन का प्रोसेस किया जाता है। इंक्यूबेशन में हम वही हीट और वही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो कि एक मदर जो है ना वो एग को देती है, जिससे जो है ना एक बच्चा जो है ना वो हैच होता है। एग हैज़ बीन लेड द डेवलपमेंट सीरीज। डेवलपमेंट उस वक्त तक नहीं होती जब तक एग का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन उतना ना रख दिया जाए जितना कि मदर के बॉडी का टेम्परेचर है। अब इंक्यूबेटिंग एग्स में आर्टिफिशियली जो मैं बता रही हूँ इंक्यूबेशन का प्रोसेस होता है उसमें भी इंक्यूबेटर बेसिकली एक मशीन है जिसमें जो है ना वो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है स्पेसिफिक, ताकि जो है हम लोग पर्टिकुलर रिजल्ट गेन कर सके। जैसे कि अगर हम लोग अंडे को रखेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर तो वहाँ से क्या निकलेंगे? मज़ीद जो है ना वो चूज़े प्रोड्यूस होंगे। तो इसमें जो है ना वो इंक्यूबेटर में जो टेम्परेचर रखा जाता है ना इंक्यूबेशन के ज़रिए वो होता है 36 से 38 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा टेम्परेचर है जिसपे जो चिक है ना वो अपनी कंप्लीट कर लेते हैं डेवलपमेंट को, हैस्ट हो जाते हैं 21st डे में यानी कि 21 दिनों में। ये था फर्स्ट प्रोसेस फर्टिलाइजेशन और इंक्यूबेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लीवेज की। क्लीवेज बेसिकली टूटना यानी कि डिवीजन होनी है। इसमें क्या होना है? डिवीजन होनी है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो अंडे में जो है वो मुसलसल माइटोटिक डिवीजन होती है और माइटोटिक डिवीजन को हम लोग नाम देते हैं क्लीवेज का, ठीक है। इसमें क्या होनी है? सीरीज ऑफ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? क्लीवेज का नाम देते हैं। चिक बेसिकली बर्ड है तो बर्ड के एग में जो प्रोसेस है ना सेल डिवीजन का वो महदूद होता है प्रोटोप्लाज्म के स्मॉल डिस्क के ऊपर। और ये जो प्रोटोप्लाज्म की जो स्मॉल डिस्क है ये यॉर्क की सरफेस के ऊपर मौजूद होती है एनिमल पूल की तरफ।
एनिमल पूल एक स्पेसिफिक जगह है जो कि योग के सरफेस के ऊपर प्रोटोप्लाज्म पर जो है स्मॉल डिस्क से कहाँ पे स्टार्ट होती है, सेल डिवीजन बेसिकली स्टार्ट होती है। अब इसमें अगर हम बात की जाए ना बर्ड में, तो बर्ड में डिस्क्वाइडल क्लीवेज होती है। डिस्क्वाइडल क्लीवेज का मतलब ये है कि इसमें जो है ना योग वो कसरत से पाया जा रहा है, जबकि साइटोप्लाज्म जो है ना वो बहुत ही स्मॉल पोर्शन में एग्जिस्ट करता है। कैसी डिवीजन होती है बर्ड्स में या दूसरे वर्ड में चिक में कैसी क्लीवेज होती है, डिस्क्वाइडल क्लीवेज होती है, जिसमें अगर आप यहाँ पे एग देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जितनी भी है ना बेसिकली ये योग है, ठीक है। और दिस इज द पोर्शन दैट कंटेन्स साइटोप्लाज्मिक, ज़्यादा योग है और बहुत ही जो कम जो सरफेस है ना, जो बहुत ही कम स्पेस है ना, उसमें क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है। तो अब इस ऐसे सूरत हाल में कौन सी क्लीवेज होगी, डिस्क्वाइडल क्लीवेज होगी। अब क्लीवेज फुरों स्टार्ट होना है इन द क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन के ऊपर। जो क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन है वहां से क्या होना है, क्लीवेज फुरों स्टार्ट होना है। अब सबसे पहले ये क्या मैंने बताया है, एक स्मॉल से एक पोर्शन होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म का, और ये योग की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है। बेसिकली जितना भी काम होगा क्लीवेज का ये नेक्स्ट फर्दर तो वो इसी पोर्शन से होगा, उसका योग से योग जो है ना वो नीचे होगी और ब्लास्टो डिस्क जो है ना वो ऊपर है, दैट इज रिलेटेड टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक, क्लियर है। अब हम लोग इस नेक्स्ट जितनी भी बात करेंगे वो इस पोर्शन में की जाएगी, यहाँ पे वर्किंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना है, सबसे पहले क्या होनी है, क्लीवेज होनी है। क्या होनी है, क्लीवेज होनी है। कौन सी क्लीवेज होनी है, डिस्क्वाइडल क्लीवेज होनी है। डिस्क्वाइडल क्लीवेज को हम लोग मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का। इसमें क्या होता है, सेल्स की जो डिस्क होता है प्रोड्यूस होता है एनिमल पोल की तरफ। किस पर प्रोड्यूस होता है, एनिमल पोल की तरफ। एक स्पेसिफिक पोर्शन है जो कि योग पर मौजूद होता है। क्लीवेज फरो स्टार्ट इन द क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन। फर्स्ट टू क्लीवेज जो प्लेन होती है ना वो वर्टिकल होती है। सबसे पहले कौन सी होती है जी, वर्टिकल होती है। यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे स्टेजेस देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये समझे ये क्या है जी, ये सारा का सारा ये साइडों पे ये योग है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस होने लगा है। सबसे पहले होनी है वर्टिकल, क्या होनी है, वर्टिकल। उसके बाद दो वर्टिकल डिवीजन होनी है। फर्स्ट वर्टिकल होगी तो ये यानी कि 1 से 2, और फिर अगली नेक्स्ट जब डिवीजन होगी तो 2 से 4। जैसे अगर हम लोग एक एप्पल लें तो ऊपर से सरफेस से ऊपर अगर हम लोग काटें उसको 2 टुकड़ों में तो फर्स्ट क्लीवेज हो जाएगी, ठीक है, वो भी 90 के एंगल पे होगी। और नेक्स्ट मजीद हम लोग उस सरफेस के ऊपर ही मजीद जो है ना वो एप्पल को काटें तो डेट इज दी फोर पोर्शन हो जाएंगे, यानी कि 2 डिवीजन्स हो जाएंगी। पहले 1 से 2, फिर 2 से 4। ये क्या है, ये दोनों के दोनों जो डिवीजन्स हैं ये 90 के एंगल पे है, राइट एंगल ईच अदर है, ठीक है। और ये क्या है, वर्टिकल है। जबकि नेक्स्ट जो हम लोग डिवीजन करेंगे डेट विल बी दी हॉरिजॉन्टल। अब 4 से क्या होनी है, 8 होनी है। अब हमने क्या करना है, पहले हम लोगों ने एक एप्पल लिया, उसको सरफेस से काटा, यानी कि 2 पोर्शंस में किया, 2 डिवीजन्स की तो 4 हो गए। अब हम लोग उसको सेंटर से काटने मतलब कि हॉरिजॉन्टल अब काटना है, दैट इज दी 4। अब 2 से 4 और 4 से कितनी हो गई हैं, 8। फर्स्ट टू क्लीवेज प्लेन्स आर वर्टिकल। पहले में क्या होगा, वर्टिकल होगा, ठीक है। और जबकि थर्ड जो कि हो गया होगा हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होगी, जो कि पैरेलल होगी सरफेस के ऊपर, इस तरह से कट करेगी अंडरनेथ दी साइटोप्लाज्म। क्लियर है जी। और इस तरह से सेपरेट हो जाएगी योग से। और ये सक्सेसिव क्लीवेज है ना वो अब मजीद डिवीजन होती जाएंगी, 2 से 4 और 4 से 8 और 8 से मजीद जो है ना वो डिवीजन होती जाएंगे। और इस तरह से जो सेल्स का जो नंबर है ना वो बढ़ता चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ये देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेल का जो सरफेस है, ये सेल की जो तादाद है वो बढ़ती चली जाएगी। अब क्लीवेज के नतीजे में हमारे पास यहाँ पे क्या आया, एक बहुत ही राउंडेड क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ सेल्स आए हैं, जिसको हम लोग ब्लास्टोमर्स कहते हैं। इसके जितने भी सेल्स हैं ना उसको किसका नाम देना है, हमने ब्लास्टोमेर्स का नाम देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग इसको देख सकते हैं, दिस इज दी मरूला, उसको किसका नाम देते हैं, मरूला का नाम देते हैं। राउंडेड भी हैं, ये देखें इसको मजीद जो है ना मैंने यहाँ पे क्लियर करके दिखाया है, दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ मरोला। इसमें क्या है जी, हर मैस को हम लोग किसका नाम देते हैं, ब्लास्टोमर्स का नाम देते हैं। हर सेल क्या कहला रहे हैं, ब्लास्टोमर कहला रहे हैं। और ये क्या है, एक राउंडेड है क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ सेल्स है।
अब इसकी ये किस पे कंसिस्ट है, ये कंसिस्ट है, ये इसकी कंपोजिशन कैसी है, ये बेसिकली डिस्क शेप्ड मास ऑफ सेल्स है जिसमें दो या दो से ज्यादा लेयर्स की थिकनेस मौजूद होती है। ब्लास्टोडर्म होता है जो बिल्कुल जो है ना वो यॉर्क के नजदीक पाया जाता है। मैंने बात की थी कि जितना भी हम लोग नेक्स्ट क्लीवेज पढ़ेंगे, मरोला पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेजेस पढ़ेंगे, वो वहाँ सारी की सारी वर्किंग यहाँ पे होगी। नीचे क्या मौजूद है, यॉर्क मौजूद है। अब मैंने कहा कि राउंडेड क्लोजली पैक्ड मास ऑफ सेल्स है, ब्लास्टोमर्स है। नेक्स्ट कंपोजिशन क्या है, ये डिस्क शेप्ड मास ऑफ सेल्स है जो कि कितनी थिकनेस होगी, दो या दो से ज्यादा लेयर्स की थिकनेस एग्जिस्ट करेगी। इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क शेप्ड मास ऑफ सेल्स, टू और या मोर लेयर्स इन थिकनेस। क्या है, ये दो या दो से ज्यादा जो है ना वो सेल्स की थिकनेस है जिसको हम लोग ब्लास्टोडर्म का नाम देते हैं। और ये जो ब्लास्टोडर्म है, ये ब्लास्टोडिस्क है, ये किसके नजदीक है, ये यॉर्क के नजदीक एग्जिस्ट करती है। जबकि पेरिफेरी के ऊपर जो है ना वो फ्लैटेंड और लार्जर है। क्लियर है। सेंटर ऑफ ब्लास्टोडर्म की जो सेंटर है ना उसमें सेल्स क्या पाए जाते हैं, स्मॉलर पाए जाते हैं। ये अगर हम लोग डिस्क लें तो इसके अंदर जो सेंटर में जो सेल्स हैं वो क्या पाए जाएंगे, स्मॉलर पाए जाएंगे और कंप्लीटली डिफाइंड पाए जाएंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसको मजीद लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे बेसिकली क्या है जी, टू टाइप्स ऑफ सेल्स एग्जिस्ट करने हैं। कितने टाइप्स की सेल्स एग्जिस्ट करने हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स एग्जिस्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ सबसे पहला जी स्मॉलर डिफाइंड सेल्स, स्मॉलर भी हैं और डिफाइंड भी सेल्स हैं। ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, सेंटर में पाए जा रहे हैं, ब्लास्टोडर्म की सेंटर के अंदर, सेंटर ऑफ ब्लास्टोडर्म। क्लियर है जी। ब्लास्टोडर्म के सेंटर के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, स्मॉलर हैं और डिफाइंड हैं। जबकि पेरिफेरल के ऊपर, किनारे के ऊपर हमारे पास जो सेल्स हैं वो फ्लैटेंड है, फ्लैटेंड है और लार्जर भी हैं। दिस इज ऑल अबाउट दी मरोला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लास्टूला के बारे में। ब्लास्टूला में देखें तो ये एम्ब्रियो की ऐसी स्टेज है जिसमें सेगमेंटल कैविटी पाई जाती है। उस सेगमेंटल कैविटी को हम लोग ब्लास्टोसॉइल का नाम देते हैं। यहाँ पे आप लोग जो है ना इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये देखें, ये जितनी भी है ये नीचे यॉर्क एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, जो मैं आपको रिपीटेडली बता रही हूँ कि इसके नीचे क्या मौजूद होगी, यॉर्क होगी। और ये देखें, अब ये जितने भी सेल्स से मरूला के वो क्या हो जाएंगे, किनारों की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे ही वो पेरिफेरी की तरफ मूव करेंगे तो सेंटर में कैविटी पाई जाएगी। उस कैविटी को हम लोग ब्लास्टोसॉइल का नाम देते हैं और इस स्टेज को ब्लास्टूला कहते हैं, जिसकी जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपकी किताब के ऊपर है ना वो कुछ इस तरह से है। क्लियर है। ये देखिए, ये ब्लास्टोसॉइल है और जितने भी हैं ये सेल्स हैं जो कि पेरिफेरी के ऊपर एग्जिस्ट किए हैं। ये आपकी बुक के ऊपर रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अगर आप इस तरह से एक्सप्लेन कर लेंगे तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगी। ये जो मरूला स्टेज थी, ये वाली मरूला स्टेज, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड थी और बहुत ही बहुत ही जल्दी से तब्दील हो जाना था ब्लास्टूला में। ब्लास्टूला में कब तब्दील होना था, जैसे ही इसके जो सेल्स है वो किनारों की तरफ मूव करना शुरू करने थे तो सेंटर में कैविटी एग्जिस्ट करनी थी। उस कैविटी को हमने किसका नाम दिया है, ब्लास्टोसॉइल का नाम दिया है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है बाय द प्रेजेंस ऑफ ए सेगमेंटेशन कैविटी। ये क्या है, बेसिकली सेगमेंटेड कैविटी है। अब डिस्क्वाइडल जो कैप ऑफ सेल्स है ना अबव दी ब्लास्टोसॉइल, अब ये जो ब्लास्टोसॉइल के ऊपर जो डिस्क मैस ऑफ सेल्स है ना इसको हम लोग ब्लास्टोडर्म का नाम देते हैं। ब्लास्टोसॉइल के ऊपर ये जो डिस्क शेप्ड डिस्क्वाइडल कैप ऑफ सेल्स है इसको किसका नाम देना है, ब्लास्टोडर्म का नाम देना है। दिस इज दी ब्लास्टोडर्म। ये क्या है जी, ये ब्लास्टोडर्म है। अब मार्जिनल एरिया जो ब्लास्टोडर्म का ना, इस ब्लास्टोडर्म का जो मार्जिनल एरिया है, ये जो किनारे वाला एरिया है जहाँ पर सेल्स जो है ना वो यॉर्क के साथ अटैच नहीं है। आप लोग ये देख रहे होंगे यहाँ पे जो सेल्स हैं वो यॉर्क के साथ अटैच नहीं है और बिल्कुल क्लोजली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस एरिया को हम लोग नाम देते हैं जोन ऑफ जंक्शन का। इसका नाम देते हैं जोन ऑफ जंक्शन का नाम देते हैं। दूसरे लफ्जों में मैं इसको एक्सप्लेन यहाँ पे मजीद कर दूँ, ये ब्लास्टोडर्म जो है ना, ये मैंने लेयर दिखाई हुई है ब्लास्टोडर्म, और ये वो हिस्सा है जहाँ पर जो सेल्स हैं वो यॉर्क के साथ अटैच्ड नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड जोन ऑफ जंक्शन। ठीक है, दिस इज दी ब्लास्टोडर्म। ये मैंने
ये जो है ना बेसिकली इसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। दिस इज द ब्लास्टोडर्म दैट इज द कैप ऑफ सेल्स अबव ब्लास्टोसॉइल। ठीक है, ये ब्लास्टोसॉइल के अबव वाले सेल्स है जिसको हम लोगों ने ब्लास्टोडर्म का नाम दिया हुआ है। और ब्लास्टोडर्म के किनारे पे जो सेल्स हैं वो यॉर्क के साथ अटैच नहीं है, इसलिए हम लोगों ने वो पॉइंट्स जहाँ पर सेल जो है वो यॉर्क के साथ नहीं जुड़े हुए उस पॉइंट को हमने नाम दिया है जोन ऑफ जंक्शन का। यानी कि यहाँ और यहाँ पर क्या कौन सा पॉइंट है, जोन ऑफ जंक्शन का पॉइंट है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गैस्ट्रुलेशन के बारे में। गैस्ट्रुलेशन इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इसमें मूवमेंट भी मौजूद है और रीअरेंजमेंट भी है सेल्स की मूवमेंट भी है और रीअरेंजमेंट भी है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में सेल्स की रीअरेंजमेंट और मूवमेंट को नाम देते हैं गैस्ट्रुलेशन का। किसका नाम देते हैं, गैस्ट्रुलेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे क्या बनी थी, ब्लास्टोडर्म। दिस इज द ब्लास्टोडर्म। इस ब्लास्टोडर्म ने क्या करना है, स्प्लिट होना है, टूटना है दो लेयर्स के अंदर। ये देखिए ब्लास्टोडर्म क्या हुई है, टूटी है 2 लेयर्स के अंदर। मैंने कहा था कि बेसिकली डेवलपमेंट है जिसमें हर स्टेप ने अगले स्टेप को क्या करना है, इनिशिएट करवाना है, नेसेसरी जो है ना वो कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। तो पहले देखा हम लोगों ने क्लीवेज से मरूला, मरूला से ब्लास्टूलिया और ब्लास्टूलिया से क्या हुई है, गैस्ट्रुलेशन हुई है। गैस्ट्रुलेशन बेसिकली क्या है, एम्ब्रियो में पाए जाने वाले सेल्स की रीअरेंजमेंट और मूवमेंट। अब हमने बात की थी ब्लास्टोडर्म की। ब्लास्टोडर्म में क्या होना है, सेपरेट होना है 2 लेयर्स के अंदर। वन इज द एपिब्लास्ट एंड सेकंड इज द हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट क्या है जी, अपर लेयर ऑफ सेल्स है। ये क्या है जी, मैं बात इसी की कर रही हूँ, आपने इस चीज़ को जो है ना वो अंडरस्टैंड करना है कि इसको ही मैं थोड़ा सा इलेबोरेट यहाँ पे किया है। और नेक्स्ट इसमें क्या हुई है, यही टूटी है मजीद दो लेयर्स में, जिसका नाम क्या है, एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट का क्या मतलब है, अपर मोस्ट लेयर है। एपिब्लास्ट क्या है जी, अपर लेयर ऑफ सेल्स है, जबकि जो लोअर लेयर ऑफ सेल्स है उसको हमने हाइपोब्लास्ट का नाम दिया है। किसका नाम दिया है, हाइपोब्लास्ट का नाम दिया है। होपफुली कि आप इसको जो है ना वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। एपी एपी यानी कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, एपी मीन अपर लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है, और हाइपो मीन जो है वो लोअर लेयर ऑफ सेल्स है। जो एपीब्लास्ट है ना, बेसिकली इस एपीब्लास्ट से ही नेक्स्ट फॉर्मेशन होनी है एक्टोडर्म की और मीजोडर्म की। किसकी फॉर्मेशन होनी है, एक्टोडर्म की और मीजोडर्म की। एपीब्लास्ट फॉर्मेशन है नेक्स्ट मजीद फर्दर आगे जब हम लोग मूव करेंगे अगली स्टेज के ऊपर, जबकि नेक्स्ट फॉर्मेशन होगी एपीब्लास्ट किसकी फॉर्मेशन है, एक्टोडर्म की और मीजोडर्म की। जबकि हाइपोब्लास्ट से फॉर्मेशन होनी है एंडोडर्म्स की। किसकी, एंडोडर्म की। क्लियर है जी, क्योंकि हाइपोब्लास्ट सेल जो है ना वो ग्रो करते हैं बाहर की तरफ यॉर्क की सरफेस के ऊपर। हाइपोब्लास्ट क्या करेंगे, ये इसके नीचे क्या एग्जिस्ट कर रही है, यॉर्क एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो हाइपोब्लास्ट के जो सेल्स है ना, इन्होंने आउटवर्ड की तरफ ग्रो करना है यॉर्क की सरफेस के ऊपर, जहां पर जो है सेल्स जो है देन डाउनवर्ड, पहले यॉर्क के नीचे फिर डाउनवर्ड, इस तरह से एंडोडर्मिनल लाइनिंग ऑफ यॉर्क सैक बना देंगे। और इस स्टेज पर जो सेंट्रल सेल्स होंगे ना ब्लास्टोडर्म को, उसको सेपरेट किया जाएगा यॉर्क से। क्लियर है, ऐसा ही है ना। तो इस वजह से जो है वो एक फ्लूइड डिवेल्प्स हो जाएगा, जिसकी वजह से यॉर्क जो है ना वो सेपरेट हो जाएगी। और इस एरिया को हम लोग ट्रांसलूकेंट अपीयरेंस, जिसको मैं मजीद जो है वो नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ पैलेसिडिया। मैंने ये कहा कि हाइपोब्लास्ट किसकी फॉर्मेशन हुई है, एंडोडर्म्स की। और एंडोडर्म्स बेसिकली किस तरफ है जी, ये यॉर्क की सरफेस की तरफ हाइपोब्लास्ट एग्जिस्ट करे, तो वहां से सेल्स जो है ना वो ग्रो होंगी। अब ये जो डाउनवर्ड अराउंड हुआ ना, इससे क्या हुआ है, एंडोडर्मल लाइनिंग हुई है यॉर्क सैक की। तो इस स्टेज के ऊपर जो सेंट्रल सेल्स है ना ब्लास्टोडर्म के, ये देखे ना, दिस इज द ब्लास्टोडर्म। ये जो ब्लास्टोडर्म के जो सेंट्रल सेल्स है ना, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने सेपरेट होना है यॉर्क से। सेंट्रल सेल्स जो है ना ब्लास्टोडर्म में वो अलग होंगे यॉर्क से। तो ये जो सेंट्रल सेल्स है ना, इन्होंने क्या करना है, फ्लूइड डिवेल्प्स करना है। और इस तरह से जो यॉर्क है ना
वो क्या होगी, राइजिंग देम ऑफ द योग, और इस तरह से ये जो एरिया है ना वो ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस हो जाएगा, यहाँ से आसानी से जो है ना वो लाइट पास कर सकती है। तो इस एरिया को हम लोगों ने किसका नाम दिया है, एरिया पेल्विस सूर्य का नाम दिया है। जबकि ये जो किनारे वाला जो एरिया है ना, यहाँ से जो है ना वो लाइट जो है वो नहीं पास होगी, लाइट जो है वो नहीं पास होगी, तो इसको हम लोगों ने एरिया ऑफ ओपोका का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पोल ऑफ फ्लूइड है जिसने डेवलप किया है, पोल ऑफ फ्लूइड ने कहाँ पर डेवलप किया है, ब्लास्टोडर्म के सेंट्रल सेल्स पे डेवलप किया, और इसके नतीजे में फ्लूइड क्या हुआ है, राइजेस हुआ है, और ब्लास्टोडर्म के जो सेल्स है ना वो यॉर्क से कतई ताल्लुक इख्तियार किए हुए हैं। तो इस तरह से ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस हुई है, लाइट ने इजीली ट्रेवल करना है, तो इस एरिया को नाम दिया है, एरिया ऑफ पेलिसोडिया का नाम दिया है। जबकि एरिया ऑफ अपोके ये वाला एरिया है जहाँ से लाइट जो है वो नहीं पास की। पेरिफेरल पार्ट है, ब्लास्टोडर्म की पेरिफेरल पार्ट है जो कि सेपरेट नहीं है, जो कि अलग नहीं हुई यॉर्क से, और ये क्या है, ये डार्क है और अनट्रांसपेरेंट है, गैर शफाफ है, यहाँ से लाइट क्या है वो नहीं पास कर सकती। ये बेसिकली वर्ड्स हैं जो आपके बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए कवर करवा दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट पास नेक्स्ट स्टेप है गैस्ट्रुलेशन के। गैस्ट्रुलेशन बेसिकली क्या होनी थी, लेयर्स बननी थी, जर्म्स लेयर्स, ठीक है। एपीप्लास्ट, हाइपोप्लास्ट की तो हमने बात कर ली, एंडो, मीजो और एक्टोडर्म, ठीक है। मजीद हम लोग बात करते हैं नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन और मीजोडर्म के हवाले से। नोटोकॉर्ड और मीजोडर्म के, मीजोडर्म और नोटोकॉर्ड की किस तरह से फॉर्मेशन होती है। अब जो फॉर्मेशन है ना नोटोकॉर्ड की, उसमें प्रीमिटिव स्ट्रीक हम लोग देखेंगे, डेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। क्या है जी, प्रीमिटिव स्ट्रीक। चिक में मीजोडर्मल सेल जो है ना वो इन्वेजिनेट नहीं करते जैसे कि एम्फीबियंस में करते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना है, माइग्रेट करना है, माइडली भी और कार्डली भी, दोनों तरफ से, और इस तरह से क्रिएट करेंगे एक मिड लाइन थिकनिंग को। क्या करेंगे, ये देखिए जी, ये क्या है जी, यहाँ पे माइग्रेट करना है सेल्स ने, माइडली भी और काइडली भी, दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी सेल्स ने क्या करना है, माइग्रेट करना है दोनों तरफ से, और इस तरह से एक मिड लाइन बना देंगे जिसको हम लोग प्रीमिटिव स्ट्रीक का नाम देते हैं। दिस इज दी प्रीमिटिव स्ट्रीक। क्लियर है जी। अब ये जो ग्रो करेंगे रैपिडली, इन्होंने क्या करना है, ग्रो कर, कार्डली का मतलब होता है दुम की तरफ, ठीक है, और जबकि माइडली का मतलब है दरमियान की तरफ। तो मीजोडर्मल जो सेल्स होंगे उन्होंने माइग्रेट करना है दरमियान की तरफ और कार्डली, और इस तरह से वो क्या कर देंगे, दोनों तरफ से एक मिड लाइन थिकनिंग क्रिएट करेंगे, जिसको हमने नाम दिया है प्रीमिटिव स्ट्रीक का नाम दिया है। इसने ग्रो करना है रैपिडली लेंथ में, एज मोर एज, इस तरह से मीजोडर्मल सेल्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से कॉन्टिन्यू एग्रीगेट करना शुरू कर देंगे मिडल के अंदर, और इसके नतीजे में जो है ना वो ब्लास्टोडर्म की जो शेप है, यही थी ना ब्लास्टोडर्म, इसकी जो शेप है ना वो तब्दील हो जाएगी। कैसे तब्दील होगी, सर्कुलर से पीयर शेप इख्तियार कर लेगी, सर्कुलर से पीयर शेप, और इसके नतीजे में इंटीरियर जो एंड होगा ना प्रीमिटिव स्ट्रीक का इंटीरियर एंड, उसमें एग्रीगेशन आएगी, उसको प्रीमिटिव नोड का नाम दे देंगे, या हम लोग नोटोकॉर्डल सेल्स का नाम दे देंगे। दिस इज दी, ये देखें जी, ये जो है ना ये बेसिकली जो है ना ये सारी की सारी क्या है जी, ये प्रीमिटिव स्ट्रीक है, लेकिन ये जो आपको हुड सा ऊपर नोड सा नजर आ रहा है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं प्रीमिटिव नोड का। किसका नाम देते हैं, प्रीमिटिव नोड का नाम देते हैं, या फिर नोटोकॉर्डियल सेल्स का नाम देते हैं। ये क्या पोर्शन है, ये जो आपको स्वेलन सा पोर्शन नजर आ रहा है इस डायग्राम में, दिस इज द प्रीमिटिव नोड या फिर नोटोकॉर्डियल सेल्स, जबकि रेस्ट ऑफ द सेल्स जो है ना मीजोडर्मल सेल्स होंगे। जितने भी रेस्ट ऑफ द सेल्स क्या है वो मीजोडर्मल सेल्स होंगे। प्रीमिटिव स्ट्रीक ने रिप्रेजेंट करना होता है, इस स्ट्रीक ने रिप्रेजेंट किया हुआ है डोर्सल साइड को और ब्लास्टोपोर की लेटरल लिप्स को, जहां से जो है ना माउथ की और एनएस जो है ना वो प्रोड्यूस्ड होने हैं। अब हमने क्या किया जी, कॉन्टिन्यूसली माइग्रेशन हो रही है सेल्स की, एपीब्लास्ट से भी और हाइपोब्लास्ट से भी, और इसके नतीजे में ग्रूव हुआ है अलोंग द लेंथ ऑफ प्रीमिटिव स्ट्रीक। इस प्रीमिटिव स्ट्रीक के अलोंग क्या हुआ है, ग्रूव की फॉर्मेशन हुई है। किसकी फॉर्मेशन है, प्रीमिटिव ग्रूव की फॉर्मेशन हुई है,
और इसमें क्या है, थिकनेस मार्जिन भी है, जिसमें हम लोगों ने प्रीमिटिव रीड्स में आपको वो जो है ना वो मजीद आगे जाके दिखाती हूँ। लेकिन इससे पहले जो है ना आप लोग यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जरूर देख सकते हैं प्रीमिटिव से ट्री की, कि इसमें क्या होना है, मेसोडर्मल सेल्स है जिन्होंने माइग्रेट करना है कार्डली भी और माइडली भी, यानी कि अंदर की तरफ से भी, ठीक है, और इतराफ से भी। और इस तरह से मिड लाइन हो जाएगी क्रिएट, जिसको प्रीमिटिव से ट्री का नाम दिया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इससे क्या करना है, ग्रो करना है रैपिडली। और इस प्रोसेस में क्या होगी, ब्लास्टम की जो शेप है ना वो तब्दील हो जाएगी सर्कुलर से पीयर में। नेक्स्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से जो है ना वो रिड्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, रिड्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आप लोग जो है ना वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से जो है ना वो इंटीरियर जो एंड है ना प्रीमिटिव से ट्रिक जो इंटीरियर एंड है उसमें क्या हो जानी है, सेल्स ने एग्रीगेट हो जाना है, जिसकी जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ये है। लेकिन मैं आपको प्रीमिटिव ग्रूव के बारे में मजीद बताती चलूँ कि माइग्रेशन जो होनी है ना एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की, वो इस तरह से होनी है। दिस इज द ग्रूव, ये रीड्स बनेंगे, ये क्या होंगे, रीड्स की फॉर्मेशन होगी। दिस इज रीड्स। जैसे आप एक बुक को नहीं खोलते सेंटर से, तो आप लोग उसको अगर उठा के देखेंगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल इस तरह से शेप नजर आएगी, रीड्स की फॉर्म में आएगी। दिस इज दी प्रीमिटिव रीड्स। और ये है कि ये है जी प्रीमिटिव ग्रूव। ये क्या है जी, प्रीमिटिव ग्रूव है। दिस इज द प्रीमिटिव ग्रूव और ये है रीड्स, दिस इज द रीड्स। अब ये जो प्रीमिटिव रीड्स है ना, इनका जो सेफेलिक एंड है ना प्रीमिटिव से ट्री का, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं सेल्स के साथ जाके लोकल थिकनिंग कर सके, यानी कि उसको हैंसन नोड का भी नाम देते हैं। और हैंसन नोड जो है ना वो ही बेसिकली ऐसी प्लेस है जहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ इमेजिनेशन होना होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको मुख्तसर में बताऊँ ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रीमिटिव ग्रूव की डेफिनेशन क्या है, प्रीमिटिव नोड किसको कहते हैं। माइग्रेशन है बेसिकली सेल्स की एपिब्लास्ट और हाइपोप्लास्ट में मुसलसल, जिसके नतीजे में ग्रूव होता है सिट्री के ऊपर। दिस इज द ग्रूव, ठीक है। और ये क्या है, रीड्स है। और प्रीमिटिव सिट्री के सेफेलिक एंड पर क्या मौजूद होगा, क्लोजली पैक्ड सेल्स हैं जो कि लोकल थिकनिंग कर देते हैं, जिसको हम लोगों ने हैंसन नोड का नाम दिया हुआ है। अब क्या है जी, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन देखें ना तो उसमें हमारे पास क्या आएगा जी, प्रीमिटिव से ट्री हमारे पास बन चुकी है, एंडोडर्म जबरदस्त किस्म से स्टैब्लिश हो चुकी है। सेल जो है ना उन्होंने पुश करना शुरू कर दिया है हैंसन नोड से, ताकि जो है ना वो रोड लाइक नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन कर सके, जो कि एक्टोडर्म के बिल्कुल नीचे जो है ना मिड लाइन में नोटोकॉर्ड ने एग्जिस्ट करना है। चिक की बात करें तो एम्ब्रियो जो है ना जब 18 घंटे बाद जो एम्ब्रियो है, इन एम्ब्रियो इन चिक एम्ब्रियो ऑफ अबाउट 18 आवर्स, नोटोकॉर्ड जो है ना वो जबरदस्त किस्म से फ्यू प्रोमिनेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स दिखाती है। लेकिन एम्ब्रियो के सेक्शन में इंक्यूबेशन जो है ना वो हम लोग 18 से 20 घंटे तक प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो एक्टोडर्म है वो अलग हो सके और इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो सके एक कोरिएंट लेयर ऑफ सेल्स में, ठीक है, जिन्होंने हरकत करना है किनारे की तरफ, क्लियर है। और इस तरह से मार्शल जो एरिया है ना जहाँ पर एक्सपेंडिंग जर्म लेस मर्ज कर जाएंगी योग के बिल्कुल नीचे, क्लियर है जी। दिस इज द वे ऑफ नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। सेल ने क्या करना शुरू करना है, एंसन नोड से मूव करना है रोड लाइक नोटोकॉर्ड में, क्लियर है। और एम्ब्रियो की 18 घंटे में नोटोकॉर्ड की प्रोमिनेंट जो है ना वो फॉर्मेशन हो जाती है, क्या हो जाती है, प्रोमिनेंट फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं गैस्ट्रोसॉइल फॉर्मेशन। गैस्ट्रो सॉइल फॉर्मेशन। अब 18 से 20 घंटे में जो एक्टोडर्म है ना वो अलग हुई है और इसने ऑर्गेनाइज्ड हो जाना है ज़बरदस्त किस्म के सेल्स में, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ हो रहा है, कैविटी प्रोड्यूस होगी योग में और एंडोडर्म में। कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, कैविटी वजूद में आएगी। अब उस कैविटी को हमने किसका नाम दिया, गैस्ट्रोसॉइल का नाम दिया है, या यहाँ फिर हम लोग नाम देते हैं उसको प्रीमिटिव गट का। किसका नाम देते हैं, कैविटी हुई है योक और एंडोडर्म के दरमियान, और उसको किसका नाम दिया है, गैस्ट्रोसॉइल का नाम दिया है, या फिर उसको हम लोग का नाम देते हैं प्रीमिटिव गट का। अब मजीद देखें तो हैंसन नोड जो है ना डोर्सल मेसोडर्मल से हैंसन नोड की फॉर्मेशन हुई है और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है सोमाइड के अंदर। हैंसन नोड डोर्सल मेसोडर्म से फॉर्मेशन हुई है और वहाँ से ऑर्गेनाइज किया गया है सोमाइड्स को।
अब जो सोमाइट्स होगा ना उसमें लेटरल प्लेट की सप्लिशन होगी, किस किस में, सोमैटिक मेसोडर्म में और सप्लेंसिक मेसोडर्म में, और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है ना वो हम लोग सिलोम कहते हैं। सिलोम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बिटवीन सोमैटिक मेसोडर्म एंड सप्लेंसिक मेसोडर्म के दरमियान एग्जिस्ट करता है। सोमाइट्स ने क्या करना है, स्प्लिट होना है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी इसको जो है ना वो मजीद देख सकते हैं, ये देखिए जी, ये यहाँ है हमारे पास, ये था हैंसन नोड, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक थी। यहाँ पर क्या है जी, ये मेसोडर्मल सेल्स है, यहाँ पे क्या मौजूद है, मेसोडर्मल सेल्स है। मेसोडर्मल सेल्स ने स्प्लिट होना है सिप्लेंसिक मेसोडर्म में और सोमैटिक में, और ये सेंटर में जो है वो कैविटी एग्जिस्ट कर रही है। दिस इज दिस सिलोम, ये बेसिकली क्या है, सिलोम है। ऐसे बिल्कुल इस तरह ये है सोमैटिक मेसोडर्म और ये है सप्लेंसिक मेसोडर्म, और ये सेंटर में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज द सिलोम एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं न्यूरलेशन की, जिसमें न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन होगी, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होगी। सोमाइट्स जो है ना वो आमतौर पर हम लोग 25 से 26 घंटे का जो एम्ब्रियन है उसमें हम लोग सोमाइट्स को देख सकते हैं। सोमाइट्स बेसिकली कॉम्पैक्ट सेल्स होते हैं जो कि न्यूरल फोल्ड्स के लेटर में इमीडिएटली जो है ना वो लाई आउट कर रहे होते हैं। अब न्यूरिलेशन क्या है जी, गैस्ट्रुला के डोर्सल सरफेस के ऊपर हम लोग हम खड़े हो ना तो जो हमारी बैक होगी ना बेसिकली दिस इज द डोर्सल सरफेस। इस तरह ही आप लोगों ने ना यहाँ पे कैरी ऑन करना है कि किस तरह से न्यूरिलेशन का प्रोसेस होता है। गैस्ट्रुला की डोर्सल सरफेस के ऊपर, डोर्सल सरफेस यानी कि नोटोकॉर्ड के ऊपर न्यूरल एक्टोडर्म मौजूद होती है, किस फॉर्म में, बैंड की सूरत में। ये आप लोग देखेंगे तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। न्यूरल एक्टोडर्म कहाँ एग्जिस्ट करी है, नोटोकॉर्ड के ऊपर, ठीक है। और नोटोकॉर्ड ये कहाँ है, गैस्ट्रुला की डोर्सल सरफेस के ऊपर, किसके फॉर्म में, बैंड की फॉर्म में। गैस्ट्रुला की डोर्सल सरफेस पर नोटोकॉर्ड के ऊपर क्या मौजूद है, न्यूरल एक्टोडर्म पर क्या मौजूद है, नोटोकॉर्ड। ये देखिए दिस इज दी, ये था हमारे पास एक्टो एंडो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है जी, ये हम लोगों ने कुछ पोर्शन यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये थिक हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द न्यूरल एक्टोडर्म, ये क्या है जी, न्यूरल एक्टोडर्म है। इसने थिकनिंग इख्तियार कर लेनी है, इसने न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन कर देनी है। जैसे जैसे गैस्ट्रुला की इलोंगेशन होगी बैंड ये क्या हो जाएगा, थिक होता चला जाएगा, इसमें सेल्स आते चले जाएंगे, यानी कि न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होगा। अब चिक अगर 18 हॉर्स पे पहुंच गया ना तो उसमें न्यूरल प्लेट हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि हमारी प्लेट नहीं होती बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है ना वो टिल्ट किया होता है, थोड़ा सा फोल्ड हुआ होता है। न्यूरल प्लेट जो है ना उसको हम लोग फ्लैट थिकनिंग भी देख सकते हैं एक्टोडर्म के एरिया के ऊपर। एक्टोडर्म के एरिया में आपको बार बार बता रही हूँ कि दिस इज द प्रोसेस दैट अकर एंड दैट अलोंग विद एक्टोडर्म, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है, एक्टोडर्म के साथ जो है ना वो न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन हो रही है, न्यूरल एक्टोडर्म एग्जिस्ट कर रही है। एक्टोडर्म का जो एरिया है फ्लैट थिकनेड है, ठीक है। और न्यूरोला अगर हम लोग देखें ना तो 21 से 22 घंटों पर जो एम्ब्रियो है ना उसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग एग्जिस्ट करेगी, क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग एग्जिस्ट करेगी। दिस इज दी, ये देखें ये न्यूरल फोल्ड है, ठीक है, ये हमारे पास न्यूरल ग्रूव है। अब यहाँ से जो सेल्स है ना वो माइग्रेट करते हुए जो है ना वो नीचे की तरफ आएंगे, क्या करेंगे, माइग्रेट होते हुए, जैसे ये माइग्रेट करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो ये पिंच फॉर्मेशन होगी, क्या होगी, पिंच की फॉर्मेशन होगी। दिस इज द, ये देखिए ये न्यूरल ट्यूब है, बेसिकली ये क्या है, दिस इज द न्यूरल ट्यूब है। ये न्यूरल फोल्ड्स हैं, ठीक है, ये न्यूरल ग्रूव है। आहिस्ता आहिस्ता ये सेल्स जो है ना यहाँ से मूव करते हुए, माइग्रेट करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन कर देंगे। अब एम्ब्रियो जो है ना 21 से 22 घंटों पर जो है ना लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग इख्तियार करेगा, क्या करेगा, ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करी है, ये डोर्सल, मिड डोर्सल लाइन के ऊपर, और ये मिड डोर्सल जो लाइन है न्यूरल ग्रूव के दोनों साइड पे है। दिस इज दी न्यूरल ग्रूव, और ये दोनों साइड पे एग्जिस्ट करी है। दिस इज दी एक्टोडर्म, ठीक है, इसके नीचे जो है ना वो हाइपोडर्म एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि जिसको हम लोग एंडोडर्म का नाम देते हैं। अब 24 घंटों पर क्या हुआ है, ये जो फोल्डिंग है ना न्यूरल प्लेट की वो क्लियरली विजिबल हुई है, क्या हुई है,
न्यूरल प्लेट की जो फोल्डिंग है वो क्या हो गया, क्लियरली विजिबल हुई है, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और इस स्टेज पे जो एम्ब्रियन है उसको हम लोग नीरुला का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? नीरुला का नाम देते हैं। अब जो न्यूरल ट्यूब की जो फॉर्मेशन है ना, बेसिकली उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि न्यूरल ग्रूव का जो इंटीरियर एंड है ना, उसने फ्यूचर में ब्रेन बनाना है और स्पाइनल कॉर्ड का जो बाकी पोर्शन है ना उसकी फॉर्मेशन करनी है। क्या करना है? न्यूरल ग्रूव, ये जो न्यूरल ग्रूव है ना इसका जो इंटीरियर एंड है, इसने ये करना है फ्यूचर के अंदर ब्रेन बनाना है, उस स्पाइनल कॉर्ड का बकी हिस्से की फॉर्मेशन करनी है। लेकिन बिल्कुल इसके साथ साथ ये जो न्यूरल प्लेट है ना वो सिंक कर जाएगी। ये जो है बेसिकली न्यूरल प्लेट क्या करेगी, सिंक कर जाएगी और न्यूरल जो फोल्ड है ना वो ग्रो आउटवर्ड करेंगे एक दूसरे के साथ, और इस तरह से एक दूसरे का मीट कर जाएंगे मिड डोर्सल लाइन के ऊपर। बाद में ये जैसे ही डोर्सल लाइन में मीट करेंगे फ्यूज कर जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे न्यूरल ग्रूव के अंदर, न्यूरल ट्यूब के अंदर। वही जो मैं बार बार आपको एक्सप्लेन करी वही यहाँ पर जो है ना वो थ्योरेटिकल भी मैंने लिखा हुआ है। अब न्यूरोसिलोम की जो फॉर्मेशन होती है ना, न्यूरल ट्यूब के हर एंड पर एक स्मॉल ओपनिंग मौजूद होती है। न्यूरल ट्यूब के हर एंड के ऊपर क्या मौजूद है? एक स्मॉल ओपनिंग मौजूद है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटीरियर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स का। दिस इज दी ट्यूब। ये क्या है जी? ये हमारे पास एक ट्यूब है, इंटीरियर और पोस्टीरियर इसके क्या है? एंड्स हैं। अब यहाँ से जो है ना वो बेसिकली सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होनी है। किसकी फॉर्मेशन होनी है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होनी है और न्यूरोसॉइल की फॉर्मेशन होनी है। आप लोग यहाँ पे देख लेंगे तो ये हमारे पास सिलोम है, दिस इज दी एक्टोडर्म, ये हमारे पास एक्टोडर्म है और ये हमारे पास एंडोडर्म है। अब इन्होंने क्या किया है, ये बिल्कुल जैसे ये अलग हुआ है, पिंचड ऑफ हुआ है तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज द न्यूरोला। और यहाँ पे हमारे पास सिलोम एग्जिस्ट करी है, डेट इज सेपरेट फ्रॉम द एक्टो एंड एंडोडर्म। और इसके ये अगर ये देखें ना, ये बेसिकली न्यूरोला ऐसे है, लेकिन ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका इंटीरियर भी पार्ट है और पोस्टीरियर भी पार्ट है, जिसको मैंने यहाँ पे जो है ना वो एक्सप्लेन किया है। दिस इज द इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पार्ट। दिस इज दी ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूरलेशन, जिसमें हम लोगों ने बात की है कंप्लीट प्रोसेस की, फर्टिलाइजेशन की, इंक्यूबेशन की, क्लीवेज, मरूला, ब्लास्टुलिया, गैस्ट्रुलेशन, नोटोक और मीजोडर्म फॉर्मेशन और न्यूरलेशन के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट दी चिक डेवलपमेंट।